कि जब जब चलती कलम काल की छाती डोला करती है, ज्वालामुखियों के सीने में लावा घोला करती है, नरसिंहों की बाहों में पौरुष को तोला करती है। उन नरसिंहों को सिखलाई जाए नीति सियारों की, तब कभी को लिखनी ही पड़ती है भाषा अंगारों की, तब कभी को लिखनी ही पड़ती है भाषा अंगारों की। आदरणीय दादा श्री योगेश चौहान जी लखनऊ से हमारे बीच। मां शारदे को प्रणाम करता हूं। पूज्य बिकल जलालाबादी की पवित्र मिट्टी को मस्तक पर चंदन करता हूं। शाहजहांपुर के नहीं, भारतवर्ष के जो इस शाहजहांपुर की मिट्टी ने जिनको पाला पोसा और संस्कार दिया, मां भारती की स्वाधीनता में जिन्होंने अपने आप को सर्वस्व निछावर किया, उन्हें अनंत बार मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों का जन्म शाहजहांपुर की धरती पर हुआ, और उस धरती पर हुआ जहां अशफाक उल्लाह जखां जैसे क्रांतिकारियों का लहू इस मिट्टी में समा हुआ है। आज के इस संचालक को भी मैं प्रणाम करता हूं। बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी के चुनाव निशान की तरह बैठा हुआ है इधर। बड़ी बड़ी चर्चाएं अब कर रहे थे, अभी बड़ा व्यंग कर रहे थे। इनको तनहा जी को बता रहे थे कि बाबा आसाराम बनने की प्रक्रिया में है। अब जिनकी पत्नी जो है गुफा में जाएगी, उसका पति आसाराम नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? है? अच्छा, मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप लोग बड़े ध्यान से बैठे हुए हैं। साथियों, जिस प्रकार से माँ भवानी का जागरण होता है, माँ दुर्गा का जागरण होता है, बड़े शोर शराबे के साथ जागरण होता है। जय माता की, जय माता की हाथ उठाकर हाथ लहरा लहरा करके तालियां बजाते हैं। ये भी माँ सरस्वती का जागरण है। इसको भी सत्यनारायण कथा की तरह नहीं सुनना है आपको, कभी सम्मेलन की तरह सुनना है ऐसे। वरना मैं भी तो पंक्तियां कहना चाहता हूँ। स्वागत दादा। मेरे काव्य पाठ पर जो ताली नहीं बजाए, राम करे वो अपने घर में घुसा पड़ोसी पाए। एक बार जरा प्रैक्टिकल करिए, हाथ दोनों ऊपर लहराइए, जोरदार तालियां बजाइए। साथियों, हम जब घर से चले तो मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ा अपराध कर रहा हूं, लेकिन रास्ते का आनंद, नाव पर बैठना, जल की लहरों पर नाव के माध्यम से तैरना, बहुत दिनों के बाद बचपन में, अब हमारा भी घर शहर में हो गया है। जब मैं बचपन में था तो देहात था, मिट्टी में चलने का एक अलग आनंद होता है। वो आनंद मुझे आज बहुत दिनों के बाद मिला। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई उर्मिलेश सौमित्र जी को, ये सौभाग्य मुझे मिला। हालांकि मैं थोड़ा सा विलंबित हो गया, मैंने इससे कहा, क्षमा मांगा। छोटा है तो क्या हुआ, जहाँ कोई भूल हो जाए माफी मांग लेनी चाहिए। हमने कहा उर्मिलेश में थोड़ा सा विलंबित हो गया हूँ, क्षमा करना मुझे। इसने तुरंत बड़ा हाजिर जवाबी कवि, इसने कहा दादा आप विलंबित नहीं, हम ही जल्दी शुरू हो गए। अब यही जल्दी शुरू हो गया। नहीं, छोटों से माफी मांगने की आपकी आदत है। आप भाभी जी से भी चरण छू के माफी मांग लेते हैं। भाभी जी भी उम्र में आपसे छोटी हैं। अब देखिए, ये भी मेरा सौभाग्य है कि हमारे घर में दो माँ हैं, हमारी माँ है और बच्चों की माँ है। और माँ सर्वोपरि है, आप जानते हैं। माँ की जमीन के नीचे स्वर्ग है। मैं वही स्वर्ग ढूंढने के चक्कर में पैर छू लेता हूँ, इसमें मेरा। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और साथियों, थोड़ा सा इसमें बांसुरी हमारी गड़बड़ है, 2-3 दिन से जुकाम बुखार है। अभी हमने उर्मिलेश से कहा कि ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं कम समय में ही काव्य पाठ करूंगा। और भैया मैं आपको तो बहुत प्रणाम करता हूं। मैं एक बार मध्य प्रदेश गया था, रांची काव्य पाठ की, इंदौर गया था कवि सम्मेलन में। तो रास्ते में जा रहा था, देखा एक धूप कस के हो रही थी, एक छोटा सा बच्चा नीम की इतनी बड़ी टहनी लिए और वैसे किए चला जा रहा था, मतलब उसकी छाया उसको। उनका गजब का छाता, ये हमने सीखा यहाँ से। वही मैंने देखा कि नीम ये टहनी जो है, ये पेड़ का पौधा जो है छोटा सा बिल्कुल, और छाया किए हुए बड़े प्यार से आप लोग बैठे हैं। इसमें कुछ जनप्रतिनिधिगण भी बैठे हैं शायद, क्या? अच्छा, मैं भी एक जनप्रतिनिधि के परिवार से हूँ, और जो मेरे परिवार का जनप्रतिनिधि उससे मेरी पटरी नहीं खाती। उसने कहा भैया आप तो मेरे खिलाफ बोला करते हैं। हमने कहा आपके विरुद्ध नहीं बोलता हूँ,
जिसको अपनी भाषा में आप विरुद्ध कहते हैं उसको कवियों की भाषा में सच कहा करते हैं। हम सच बोलते हैं, किसी को दुखाना मेरा उद्देश्य नहीं होता है। ये कलमकार की पहली जिम्मेदारी बनती है कि किसी सच्चाई को निकाल करके समाज के सामने उसका परिपाक परोसे, ये उसकी पहली जिम्मेदारी होती है। तो मैं चाहता हूं कि लंबी चौड़ी भूमिका में ना बनाऊं, सीधे सीधे काव्य पाठ करूं। प्रेम की तमाम सारी बातें हुई यहाँ पर, मैं बात तो वहीं से प्रारंभ करता हूँ। स्वागत दादा। बहुत अच्छा, अभी कुमार रजनीश मेरा छोटा भाई है, बड़ी छोटी उम्र में बहुत अच्छी उपलब्धि इसने प्राप्त की। हर एक व्यक्ति के अंदर अपनी विधा की एक फन होता है, एक कला होती है। आप लोग भी गांव से जुड़े होंगे, शायद एक खेतिहर व्यक्ति जितनी बढ़िया निराई कर लेता होगा ये बंबई वाले नहीं कर पाएंगे। खुरपा पकड़ने की अकल नहीं होगी उनको। कहने का मतलब ये उसके भी पंडित हैं निराई करने के। तो हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई गुण होते हैं, उसी गुण को निखार दे। शायद चैनल इन्होंने प्रारंभ किया और इन्होंने चैनल प्रारंभ करके अपनी उपलब्धि कोई नहीं ली है, हम जैसे छोटे छोटे कलमकारों को देश दुनिया तक पहुंचाने का काम किया है। ये एक बड़ा काम किया है। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां मेरे इस छोटे भाई के लिए हो जाए और इसी तरह जीवंत होकर के बैठना, वरना मुझे लगेगा कि आप भी पार्थिव शरीर लेकर के बैठे हैं और शायद मैं भी वैसे कुछ खड़ा हुआ हूँ। मैं अपने को तो पार्थिव कहूंगा नहीं किसी कीमत पर, क्योंकि मुझे अभी वापस जाना है। दो माएं इंतजार कर रही हैं हमारा। तो हाथ खोल करके बैठना। ये तालियां आप जो बजाते हैं किसी कविता का मूल्यांकन नहीं होती है। इससे मुझे पता चलता है, मुझे जानकारी होती है कि मेरी बात आपके पास तक पहुंच रही है और उसकी प्रतिक्रिया मुझे मिल रही है। मैं अपनी क्रिया करता हूं, आप अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। कोई बहुत बड़ा संत हो, बहुत बड़ा संत हो और कोने में बैठा हो खेत में जाकर, आप उसको संत तब तक नहीं कहेंगे जब तक संत का वस्त्र उसके ऊपर नहीं होगा। वो नेता आज भी अधूरा माना जाता है जो पैंट शर्ट टाई वाला होता है भारतवर्ष में। वो कुर्ता पैजामा जरूर पहनता है। हमने देखा है कि पैंट शर्ट टाई, एक इसकी बहुत अच्छी कविता है, हमारे एक बहुत बड़े रचनाकार अवधि के लिखा कि गरे माँ कन्हैया डारे पावन माँ सारंगी, सिर पर एक छोट मोट झौवा उधावा है। बोली है गिटिर पिटिर मुंह में लगाए ठेकी, बोली है गिटिर पिटिर देखो विदेश से कलुआ कुकुर एक आवा है। ये कुर्ता पैजामा, ये पैंट शर्ट की पहचान है। तो नेता वही बन जाता है जो कुर्ता पैजामा, मतलब एक वेशभूषा होता है, उसका एक तरीका होता है। तो कवि सम्मेलन का भी अपना एक तरीका है। हम अपनी क्रिया करें, आप प्रतिक्रिया दें। संख्या बल पर कोई कवि सम्मेलन होता भी नहीं, वरना बहुत बड़ी संख्या बल में छोड़ करके आया हूँ। यही मैंने अपराध किया, यही सोच रहा था कि मैंने अपराध किया, संख्या बल छोड़ के आया हूँ। क्योंकि कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण अकेले कथा बांच रहे थे और भगवान और ये अर्जुन अकेले सुन रहे थे। सूत जी अकेले कथा बांच रहे थे, परीक्षित अकेले सुन रहे थे। इसका मतलब संख्या बल पर कथा नहीं बांची जाती। गरुड़ जी अकेले कथा सुन रहे थे, काकभूषुंड जी अकेले बांच रहे थे। हम लोग यहाँ कई संख्या में, आप भी यहाँ सैकड़ों की संख्या में हैं, इसलिए ये कितना एहसास न होने पाए हमें भी और आपको भी। मेरी सबसे पहली बात तो अब मैं अपने जीवन का सबसे पहला कवि सम्मेलन किसी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा हूँ। हालांकि मैं भी एक विद्यालय का संस्थापक हूँ। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वो शिक्षा का हब कहा जाता है। 17 इंस्टीट्यूट वहाँ बने हुए हैं छोटे से क्षेत्र में, और किसी भी इंस्टीट्यूट में 5000-7000 बच्चों से ज्यादा नहीं है। और मैं जिस एसआर इंस्टीट्यूट का संस्थापक सदस्य मैं भी हूँ, वहाँ पर इस समय 17,000 बच्चे पढ़ रहे हैं एक छत के नीचे। ये बड़ी बात है। तो मैं पहली बार किसी प्राथमिक विद्यालय में काव्य पाठ कर रहा हूँ। उर्विलेश जी, मैं आपको बधाई करता हूँ और इन सभी रसज्ञ श्रोताओं को बार बार मैं जी बैठे हैं। अच्छा, इनका भी अपना एक डिग्री कॉलेज है। मतलब आप दोनों लोग, अच्छा हाँ, हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं। हम माइक से हटने के बाद अभी नहीं, ठीक है, जनेऊ लड़ाना जरूरी होता है कहीं कहीं, समय वही चल रहा है। मैं कविता पढ़ता हूँ, मित्रों लंबी बातें हो गई, मैं 4 पंक्तियां पहले पढ़ता हूँ। प्रेम की बातें बहुत सारी हुई। देखो, प्रेम किया नहीं जाता, आप लोगों से हो जाता है, चलते चलते हो जाता है। और आज आई लव यू को इतना बदनाम कर दिया गया है। अभी किसी लड़के से कह दो आई लव यू तो तमाचा मार देता है, तमाचा मार देता है।
लेकिन आपको बताऊं कि प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। अगर कभी कभी प्रेम पीछे पड़ के किया जाता, पीछे पड़ के उसके प्रेम करने हैं मुझको, तब दोनों में प्रेम हुआ, लेकिन उसका निर्वहन करना कितना कठिन है ये मैं 4 पंक्तियों से बताता हूं। और प्रेम में हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। वही चीज आपसे मैं दूसरे टोन में मांगू, कोई सामान तो नहीं देंगे आप जो बैच लगाए बैठे हैं, मुझे सम्मान में मिला, तुम्हें क्यों दे दूं। लेकिन एक दूसरा तरीका होता है, भाई साहब हम और आप तो एक ही हैं, यहाँ पर एक मेहमान आ गया है, क्या कुछ व्यवस्था नहीं है, आप अपने आप निकाल के पकड़ा देंगे, ले जाओ उसको सम्मान करो, तरीका होता है। हर असंभव कार्य संभव हो जाया करता है, मेरा कहने का आशय है। तो मैं बात प्रेम से शुरू करता हूँ। करना जितना कठिन है, निभाना उससे ज्यादा कठिन है। और इन पंक्तियों को अभी तक किसी मंच से मैंने पढ़ा नहीं, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। हो सकता है कागज का सहारा लेना पड़े, वरना मैं कागज मैं भी नहीं देखता हूँ, लेकिन लेना पड़ेगा क्योंकि पहली बार पढ़ रहा हूँ। सुनिएगा कि प्रेम से डुबोया गया फूल गर्म पानी में तो पराग को सुगंधित इत्र बनना पड़ा। प्रेम में हर काम संभव, असंभव और संभव हो जाता है। सुनना, निभाना भी कितना कठिन है कि प्रेम से डुबोया गया फूल गर्म पानी में तो पराग को सुगंधित इत्र बनना पड़ा। मोर ध्वज ने किया था प्रेम सूत से तो आरा, पीठ पे चला प्राणी विचित्र बनना पड़ा। मीराबाई जी ने प्रेम किया जब मोहन से तो गरल को सुधा पवित्र बनना पड़ा, तो गरल को सुधा पवित्र बनना पड़ा। और किया प्रेम शेखर सुभाष ने मां भारती से वीर बलिदानी का चरित्र बनना पड़ा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। आसान नहीं है। 4 पंक्तियां और झोंकता हूं इसी खानदान की। एक बार फोन पर बात हो रही थी एक सज्जन से, उन्होंने कहा चौहान देश की जवानी भटक गई है। मैंने कहा मित्र, जिस दिन देश की जवानी भटक हो जाएगी उस दिन मानचित्र पर भारतवर्ष को खोजना पड़ेगा कहां है। आप ऐसा बिल्कुल मत करें। तब मैं नौजवानों की तरफ से वकालत करते हुए, भूतपूर्व नौजवान और नौजवानों की वकालत करते हुए मैंने 4 पंक्तियां लिखी। सुनना कि दिखते हैं तिरछे नयन जब नायिका के अंतस को पावन कहानी सूझ जाती है। कि दिखते हैं तिरछे नयन जब नायिका के, ये पंक्तियां कभी पढ़ता ना, पहला प्रयोग कर रहा हूं मैं लावणी छंद पढ़ता हूं, लेकिन आज मैं घनाक्षरी पढ़ रहा हूं। कि दिखते हैं तिरछे नयन जब नायिका के अंतस को पावन कहानी सूझ जाती है। और झनकार मन की मधुर मनोहार से वो पल भर में ही तो जुबानी पूज जाती है। किंतु जब कानों में चुनौती भरी ललकार सीमा पर क्रूर शत्रुओं की गूंज जाती है, सीमा पर क्रूर शत्रुओं की गूंज जाती है, तब प्रेम मातृभूमि के प्रति उमड़ते ही आंख बंद करके जवानी जूझ जाती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, आंख बंद करके जवानी जूझ जाती है। इसी तरह मुझको खोलना थोड़ा सा, ताकि मैं अपनी औकात में आ जाऊं। अभी मैं अपना परीक्षण कर रहा हूं, आपका भी परीक्षण कर रहा हूं। सुनना, और इन जवानों को मैं चुनौती देता हूं इसी बात पर कि दही को बिलोर के निकाल पाए घृत नहीं तो बताओ फिर वो मथानी किस काम की। बिलोरना सब जानते होंगे आप लोग, कि दही को बिलोर के निकाल पाए घृत नहीं तो बताओ फिर वो जवानी किस काम की। और प्यास कोई झरना बुझा सके न लेस मात्र तो बताओ नीर की रवानी किस काम की। सार कोई निकले न यदि अंत में कथा के तो बताओ फिर वो कहानी किस काम की, तो बताओ फिर वो कहानी किस काम की। और देश के किसी भी काम में आ सकी न जिंदगानी तो बताओ फिर वो जवानी किस काम की। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। थोड़ा और खुलिए आप लोग, आप अभी पसीना हमको दे नहीं पाए, और खोलिए थोड़ा सा। 4 पंक्तियां और पढ़ता सुनिएगा। हम भरतवंशी हैं, मेरे यहाँ कोई भी सामान व्यर्थ नहीं जाता मित्रों। घर में एक शीशी पड़ी होती है तो मेरी माताएं उठा के ताक पर रख देती हैं, कभी दीपक बनाने के काम आएगा। हम किसी सामान को व्यर्थ नहीं जाए होने देते। और इसी प्रकार से आपके सीमा पर जो सैनिक खड़ा हुआ है, जो बेटा आपका खड़ा हुआ है, वो शहादत को प्राप्त होता है तो मैं उसमें से भी निकाल लेता हूँ। सुनना, पंक्तियां पढ़ता हूँ
कि किसी बलिदानी की चिता जली तो सारा लव रात्रि के अंधेरे का उजाला बन जाएगा। कि किसी बलिदानी की चिता जली तो सारा लव रात्रि के अंधेरे का उजाला बन जाएगा। हाथों की हमारे एक छोटी सी छड़ी भी तीव्र वार करने वाला शस्त्र भाला बन जाएगा। और सीमा पार दिखती अटारियां हैं जो बहुत खंडहर या के फिर शिवाला बन जाएगा। खंडहर या के फिर शिवाला बन जाएगा। उदंडता की राह पे चला श्रृंगार झुंड तो वो हिंद के सिंह का निवाला बन जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। वंदे मातरम, वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार बल्लिया की धरती। मैं 4 पंक्तियां और झोंकता हूं, सुनिएगा। लोग मुझको राष्ट्रभक्ति का जब पाठ पढ़ाता है कोई विदेशी तब मन में आक्रोश होता है। और चौथी पंक्ति पर मेरा ये आक्रोश आपकी तालियों में बदल जाए, मेरे ये गुस्सा आपके मन का क्रोध बन करके ज्वालामुखी बन के फट जाए, तो चौथी पंक्तियों पर मुझे सूचित करना। मैं पंक्तियां पढ़कर सुनिएगा। कि मातृभूमि का लदा हुआ है शीश पे जो कर्ज, उसको उतारने का धर्म जानता हूं मैं। कि मातृभूमि का लदा हुआ है शीश पे जो कर्ज, उसको उतारने का धर्म जानता हूं मैं। लंबी डीगे भरने का स्वांग ना रचो कभी भी, कितना लहू तुम्हारा गर्म जानता हूं मैं। चुपचाप झाड़ियों में छिपे हुए शत्रुओं के तनी हुई भ्रकुटी का मर्म जानता हूं मैं। तनी हुई भ्रकुटी का मर्म जानता हूं मैं। और चढ़े हुए भूत को उतारने के साथ साथ गला घोट मारने का कर्म जानता हूं मैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। चढ़े हुए भूत को उतारने के साथ साथ गला घोट मारने का कर्म जानता हूं मैं। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। आपके पड़ोस जनपद का सीतापुर का कमलापुर रूढ़े गांव का एक लाल पैदा हुआ जो कारगिल युद्ध में अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को मां भारती की बेदी पर बलिदान किया, कैप्टन मनोज पांडे। यदि उसकी शहादत को मैं प्रणाम करता हूं 4 पंक्तियों के माध्यम से, यदि उसकी पंक्तियां आपके पास पहुंच जाएं, तो उस बेटे के सम्मान में खड़े होकर के एक बार तालियां बजाना। और मंच के लोग भी अगर कोई तकनीकी खराबी ना हो कुर्सी छोड़ सकते हो। उसकी शहादत को देखना। अंतिम श्वासों में कैप्टन मनोज पांडे ने जो कहा वो सेना के मुख्यालय में शिलालेख बन गया और मेरी कविता बन गई। मैंने कुछ अपने पास से नहीं लिखा, जो उसने कहा एक शब्द शिल्पी होने के नाते ढालने का काम किया। इसलिए चौथी पंक्ति पर उस बेटे का खड़े होकर के अभिनंदन करना। मैं पंक्तियां पढ़ता सुनिएगा। कि बैरियों का झुंड देख, कैप्टन मनोज पांडे के शब्द है मेरे नहीं। कि बैरियों का झुंड देख रण बांकुरों की टोली युद्ध के प्रवाह में नवीन धार डालेंगे। कि बैरियों का झुंड देख रण बांकुरों की टोली युद्ध के प्रवाह में नवीन धार डालेंगे। एक शस्त्र का प्रयोग किया रणभूमि पे तो बदले में ब्रह्म अस्त्र हम 4 डालेंगे। कि दया भगवान करे हम तो करेंगे नहीं, शत्रुओं के शीश का गले में हार डालेंगे। शत्रुओं के शीश का गले में हार डालेंगे। और मृत्यु आई शौर्य सिद्ध करने से पूर्व यदि भारती के लाल मौत को ही मार डालेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार बल्लिया। कि भारती के लाल मौत को ही मार डालेंगे। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं मित्रों, और उसी कैप्टन मनोज पांडे का स्मरण करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मेरी क्या परंपराएं हैं, क्या परंपराएं नहीं हैं। अगर मेरे इस विचार से आपके विचार मेल खा जाएं तो चौथी पंक्ति पर मुझे कमजोर मत करना, मुझे साहस देना। मैं पंक्तियां पढ़कर सुनिएगा। कि शत्रुओं की ललकार सुन के हथेली पर मोरनी नचाने की न है मेरी परंपरा। कि शत्रुओं की ललकार सुन के हथेली पर मोरनी नचाने की न है मेरी परंपरा। संकटों के बादलों को देख देश की धरा पर, संकटों के बादलों को देश की धरा पे मोरनी नचाने की न है मेरी परंपरा। पंक्तियां फिर से सुनिए। कि शत्रुओं की ललकार सुन के हथेली पर मेहंदी रचाने की न है मेरी परंपरा। संकटों के बादलों को देख देश की धरा पे मोरनी नचाने की न है मेरी परंपरा। रणभूमि पर वक्ष होता है समक्ष निज, पीछे हट जाने की न है मेरी परंपरा। पीछे हट जाने की न है मेरी परंपरा। और काल के कपाल पे बरसता हूं मौत बन, गर्जना मचाने की न है मेरी परंपरा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। और मेरी परंपराएं क्या है?
यदि आप भरतवंशियों की यही परंपराएं हो तो चौथी पंक्ति वो परंपरा तालियों में बदल जाए। मैं पंक्तियां पढ़ता सुनिएगा कि गुरु की कृपा मिले तो एक आंख बंद कर लक्ष्य को भेदने की है मेरी परंपरा। कि गुरु की कृपा मिले तो एक आंख बंद कर लक्ष्य को भेदने की है मेरी परंपरा। हम निडर है भारती के लाल ध्यान से सुनो, जीत पर्व भोगने की है मेरी परंपरा। ताल ठोक कर चुनौती देने वालों के लिए शीघ्र कब्र खोदने की है मेरी परंपरा। शीघ्र कब्र खोदने की है मेरी परंपरा। बैरियों की छाती पे तिरंगा चक्र वाला चित्र पूरा पूरा गोदने की है मेरी परंपरा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बैरियों की छाती पे तिरंगा चक्र वाला चित्र पूरा पूरा गोदने की है मेरी परंपरा। चार पंक्तियां पढ़ता हूं। योगेश चौहान ये जाना जाता है इस बात के लिए कि कभी चीन और पाकिस्तान पर कविताएं नहीं लिखता। वाह, दो कौड़ी के उस देश के लिए अमूल्य कीमती बेशकीमती अपनी जबान में क्यों गंदी करूं, ये मेरा उद्देश्य है। लेकिन बिना नाम लिए मैं संकेत करता हूं 51-52 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ ऐसी है जो पाकिस्तान में पड़ गई है, हिंगलाज देवी। वहां पर पूजा पाठ की क्या स्थिति है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तब मैं चार पंक्तियां कामना की लिखता हूं। यदि मेरी मनोकामना आपकी मनोकामना बन जाए तो मुझे सूचित करना। चौथी पंक्ति पर पंक्तियां पढ़ता सुनिएगा कि तरुओं के शाख पर चिड़ियों के चोच में तो घोंसला बनाने हेतु तृण होना चाहिए। कि तरुओं के शाख पर चिड़ियों के चोच में तो घोंसला बनाने हेतु तृण होना चाहिए। हो सरल या कठिन लक्ष्य प्राप्त हेतु ही परम पुनीत सूचि प्रण होना चाहिए। बने देश भारती से टूटकर जो समस्त उन पे तिरंगा आवरण होना चाहिए। उन पे तिरंगा आवरण होना चाहिए। माँ भवानी हिंगलाज के पवित्र दरबार पूजा पाठ संग जागरण होना चाहिए। वाह 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 वाह, कि पूजा पाठ संग जागरण होना चाहिए। चार पंक्तियां और पढ़ता हूं, छंद बहुत है लेकिन चार पंक्तियां और पढ़ता हूं। मित्रों सुनना, हम सहिष्णु हैं, हमारी सहिष्णुता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि अवसर आ जाए तो अपनी सहिष्णुता भी त्याग देनी चाहिए। ये हम नहीं कहते हैं, हमारा आराध्य देव कहता है। कौन सा देवता कहता, मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, आपके पास तक पहुंचेगी। और चौथी पंक्ति पर कलरव करना, मैं पंक्तियां पढ़ता सुनिएगा कि वृंदावन की गली गली में गोपी ग्वाल संग माखन चुराया और रास भी रचाया था। कि वृंदावन की गली गली में गोपी ग्वाल संग माखन चुराया और रास भी रचाया था। दया के निधान ने विधान का पवित्र पाठ मानवों के साथ दानवों को भी पढ़ाया था। कि परिणाम कोई भी नहीं तुम्हारे हाथ में है, परिभाषा कर्म वाली खूब समझाया था। परिभाषा कर्म वाली खूब समझाया था। और सर्वनाश करने हेतु पापियों का जग से बांसुरी बजाना छोड़ चक्र भी चलाया था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। कि बांसुरी बजाना छोड़ चक्र भी चलाया था। एक छोटी सी रचना पढ़ता हूँ, छंद और है लेकिन छंदों की श्रृंखला बंद। अब मैं अपनी असली औकात पर आता हूँ। आज क्रांतिकारियों के सम्मान में स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस ने बल्कि अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 वर्ष हैं। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप लोग, जो लोग 75वां जन्मदिन मना रहे हैं आजादी स्वतंत्रता का। बहुत ही सौभाग्यशाली होंगे जो सेंचुरी पूरी करेंगे। वे भी सौभाग्यशाली रहेंगे जिन्होंने 25वीं सालगिरह मनाई होगी। उसके बाद 50वीं में हम लोग पहुंचे हैं। तो मैं चाहता हूं कि देश की सीमा पर, देश की सरहद पर जो बेटे हमारे बैठे हैं, उनकी वंदना चार पंक्तियों से कर लूं। कविता लंबी है, केवल 2 बंद पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं। अधिक समय लेने का मतलब है अपने छोटे भाइयों के ऊपर अत्याचार करना, वरना कभी अवसर आएगा तो पूरा काव्य पाठ किया जाएगा। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। एक घटना घटी मित्रों, आपके यहाँ साप्ताहिक बाजार होती होगी, हमारे यहाँ भी साप्ताहिक बाजार। एक ये कल्पना नहीं है, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ। वहीं से कविता का जन्म हुआ। मैं गया बाजार सब्जी खरीदने के लिए, तो देखा एक सेना की गाड़ी आई, सड़क के किनारे रुकी। 4 सैनिक उतरे, ठेले पर फल खरीदने लगे।
लगे। न जाने मन में कौन सा भाव आया, बड़ी मस्ती के साथ उनके पास मैं पहुंचा। मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो एक सैनिक मुस्कुराया और मुझसे पूछा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? लगता है मां शारदेव कंठ पर बैठी थी। तुरंत एक पंक्ति निकली। मैंने कहा, क्या परिचय दूं उस परिचय का जिसका परिचय ही परिचय है। आप किसी परिचय के मोहताज हैं। देश का अंतिम व्यक्ति आपको जानता है, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं। मेरे बातों से प्रभावित हुआ। मैंने कहा, आज आपको पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी। उसने चौंक गया। क्या क्या? हम भारत के सिपाही हैं, पराजय शब्द कभी जबान पर नहीं आता। हमने कहा, क्षमा करना, लेकिन यहाँ आपको आज हारना पड़ेगा। उन्होंने कैसे? हमने कहा, फल का भुगतान मैं करूंगा। उस नहीं माने, वो अपनी जिद पर, हम अपनी जिद पर, अंततोगत्वा मैं वहां विजयी हुआ। हमने कहा यहाँ, उन्होंने कहा, बेटे अपनों से ही तो लोग हारते हैं, कोई बात नहीं, पेमेंट आपका। बड़ी अच्छी बातें हुई। अगली बातों में बात चल करके आई तो मेरे मुंह से एक बेतुका प्रश्न निकला। हमने कहा, ये बताइए, जब मैं घर से चलता हूं तो माता पिता का चरण छू के चलता हूं, मंच पर काव्य पाठ के लिए आता हूं तो अपने माता पिता को प्रणाम भेजता हूं, तब मैं काव्य पाठ करता हूं। आप बताइए, जब सीमा पर होते हैं, दोनों तरफ से बारूद की बरसात हो रही होती है, आपको अपने माता पिता याद नहीं आते? वो आपके उस वीर बेटे ने जो उत्तर दिया, जो जवाब दिया, यदि आपको लगे कि देश की मिट्टी को हमारे बेटे का यही उत्तर चाहिए, तो अंतिम पंक्तियों पर खामोशी तोड़ देना। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कविता का पहला उसने क्या जवाब दिया कि कोकिल के मधुकुहकन में हुंकार सुनाई पड़ती है। थोड़ा इको कम कर दो भैया, ऐसा लगता मैं बोल रहा हूं, पीछे से मेरे पिताजी भी बोल रहे हैं। हल्का इको कम कर दीजिए। वीर रस के कवियों को इको की आवश्यकता नहीं होती है। जिस प्रकार से पीको की आवश्यकता साड़ी में होती है, सलवार में नहीं। थोड़ा इको कम कर। मैं पंक्तियां पढ़ता, सुनिएगा, अपना काम करते रहेंगे। कि कोकिल के मधुकुहकन में हुंकार सुनाई पड़ती है, कोकिल के मधुकुहकन में हुंकार। वैसे उर्मिलेश, मैं कविता पढ़ना चाहता था आज, गरीब किसान और मजदूर मैं लेकर के भी आया था, अभी तक मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं था, लेकिन अचानक यहाँ पर गियर चेंज हो गया अपने आप। कुछ गाड़ियां आ गई ना ऑटोमेटिक गियर वाली, दो ही होती, वही हुआ आज। मैं पंक्तियां पढ़ता, सुनिएगा। कि कोकिल के मधुकुहकन में हुंकार सुनाई पड़ती है, कंगन के खनकन में भी टंकार सुनाई पड़ती है, ललकार सुनाई पड़ती है, बच्चों की मधुकिलकारी में प्रबल रवानी दिखती है, निज अंतस की चिंगारी में गायों के रंभाने में रणबिगुल सुनाई पड़ता है, गायों के रंभाने में रणबिगुल सुनाई पड़ता है, स्वाभिमान की रक्षा का बस लक्ष्य दिखाई पड़ता है, शिखर हिमालय का सूरों को छोटी काई दिखती है, बंदूकें कर्तव्यों का निज आना पाई लिखती है, भरी कुटिलता चाले दुश्मन जब सीमा पर चलता है, भरी कुटिलता चाले दुश्मन जब सीमा पर चलता है, सत्य अहिंसा के आराधन को जब मेरे चलता है, तो शस्त्र उठाकर भज लेता हूँ, शस्त्र उठाकर भज लेता हूँ, तब मैं मातु भवानी को, और अगली पंक्ति पर हाथ खोलना, कि शस्त्र उठाकर भज लेता हूँ, तब मैं मातु भवानी को, रिप का शीश अलग करके करता हूँ धन जवानी को, रिपका शीश कलम करके करता हूँ धन जवानी को। एक बंद केवल और पढ़ता हूँ, आगे जिद मत करना, सुन चुके हो पहले रचना पूरी है। एक बंद और पढ़ता हूँ। जब वही मेरा सूरवीर बेटा सर्वस्व निछावर कर चुका होता है, ताबूत में लपेटकर, तिरंगे में रखकर, लपेटकर ताबूत में रखकर दरवाजे पर पहुंचता है, जरा वो मंजर देखिए। मैंने एक चित्र खींचा है, उस दरवाजे का क्या मंजर होगा, कल्पना करिए। मैंने कल्पना नहीं कि मैंने हकीकत देखा है, आप कल्पना करिए। और मैंने उस चित्र को खींचा है, पंक्तियों के माध्यम से आपके पास तक पहुंचाता हूं, सुनना। आंगन के कमलों के सारे फूल देख मंजर दहले, आंगन के कमलों के सारे फूल देख मंजर दहले, बेसुरी तान में मधुकर भी ले अस्थि और पंजर टहले, बैठ बिरा में डाली पर खक्कुल ने भी मान दिया, भारत माँ के जयकारे संग अश्रुभा सम्मान दिया, खनक रहे हैं घर के बर्तन उनमें भी बेचैनी है, खनक रहे हैं घर के बर्तन उनमें भी बेचैनी है, मवेशियों के बदले हालातों पर नजरें पैनी है, अनुज खड़ा हो कोने में आंखों से पानी फेंक रहा, दिल के जख्मों को प्रतिशोधों की अग्नि से सेक रहा, अंगनाई में अचल पहला बूढ़ी मात पुकार रही,
अंगनाई में अचल फैला बूढ़ी मात पुकार रही, थाल सजाकर पत्नी भी चौखट पर राह निहार रही कि वृद्ध पिता कमजोर कलाई, वृद्ध पिता कमजोर कलाई के बल पर कुल थाम लिया, 2 कदम बढ़ाया, साथ से भारत माता का नाम लिया, 2 कदम बढ़ाया। अंतिम विदाई की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, इतनी तालियां देना कि लखनऊ तक गड़गड़ाए मेरे कान में। मैं 4 पंक्तियां अंतिम पढ़ता हूं। हमारी एक अभिलाषा है, ए मां शारदे, मुझे वो सामर्थ्य दे, मुझे वो सामर्थ्य दे मैया कि मैं समाज की विद्रूपताओं को अपनी लेखनी के माध्यम से कागज पर उतारकर सच्चाई का परिपाक समाज के अंदर परोसने का काम करूं। ये मेरी अभिलाषा है। आपकी भी अभिलाषा होगी कि मेरे बच्चे अच्छे विद्यालय में पढ़े, अफसर बने, मैं अपने बुढ़ापा को धन्य करूं। लेकिन सीमा पर जो बेटा आपका खड़ा है उसकी क्या अभिलाषा है? यदि उसकी अभिलाषा आपके हृदय पर ठक की आवाज कर जाए तो 4थी पंक्ति पर उसके अभिनंदन करना और मुझे विदा करना। मैं पंक्तियां पढ़ता सुनना। बने तिरंगा कफन बदन का मन में यह अरमान लिखा था, बने तिरंगा कफन बदन का मन में यह अरमान लिखा था, समर भूमि पर दुश्मन के हिस्से में शमशान लिखा था, पहुंचा द्वारे पर शहीद तो जन सैलाब उमड़ पड़ा, कफन हटा कर देखा तो छाती पर हिंदुस्तान लिखा था।